नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे बहराइच और अब्दुल्लागंज के तमाम मुद्दों को लेकर। इन शहर के उठाएंगे प्रमुख मुद्दे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां वन विभाग की टीम ने आदमखोर भेड़िए को आखिरकार एनकाउंटर में मार गिराया। इलाका ऐसा इलाका है जो वनीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ पे जंगली जानवरों को बड़ा खतरा रहता है। आदमखोर भेड़ियों का आतंक लंबे समय से यहाँ पर बना हुआ था। वन विभाग को आखिरकार एक और बड़ी सफलता मिली है। केसरगंज वन रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले रसुलपुर बरेटा गांव के पास वन विभाग की टीम ने शार्प शूटरों की मदद से आखिरकार इस 7वें आदमखोर भेड़िए को एनकाउंटर में मार गिराया है। घने कछार इलाके की झाड़ियों के बीच भेड़िए का शव आखिरकार बरामद हुआ। बीते सितंबर माह से इलाके में भेड़िए का जबरदस्त आतंक बना था, जिसके चलते कई हमलों में अब तक कुल 10 मासूम बच्चों सहित कुल 13 मौतें हुई हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में जो डर और आक्रोश का माहौल था, आदमखोर भेड़ियों के मारे जाने के बाद अब क्षेत्र में लोगों ने थोड़ी तो राहत महसूस की। डीएफओ बहराइच राम सिंह यादव के मुताबिक वन विभाग की टीमें लगातार यहां पे गश्त कर रही हैं और ड्रोन ट्रैप से लेकर कैमरे से और अन्य आधुनिक संसाधनों की मदद से भी भेड़ियों को पकड़ने का अभियान चल रहा था। अब तक कुल 7 आदमखोर भेड़ियों को वन विभाग ने मार गिराया है, तो वही अभियान लगातार जारी है। बिरजा पकड़िया और रोहितपुरा के पास सूचना मिली कि एक भेड़िया देखा गया है। टीम ने उसका पीछा किया और भेड़िया ड्रोन कैमरे में नजर आया और गांव की तरफ से नदी की तरफ भागते हुए उस पर फायर किया, जिसमें वो मारा गया। ये कुल 7वां भेड़िया था जो इस ऑपरेशन में मारा गया है। अभी तक कुल 12 कैजुअल्टीज हुई हैं, 32 लोग घायल हुए हैं। अभी भी जो है टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं और लोगों को विशेष सावधानी बरतने, बच्चों को जो है निगरानी में रखने, घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और उनकी जो है सलाह दी जा रही है। टीम रात में वहाँ गश्त कर रही है और पटाखे भी तक छुड़ाए जा रहे हैं। तो चलिए, बहराइच से हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, हम देख रहे हैं बीते 3-4 महीनों से जिस तरह से भेड़ियों का आतंक था, मासूम बच्चों को ये शिकार बना रहे थे और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भेड़िए हमला करते थे और फिर खेतों में छुप जाते थे, गन्ने के खेतों में और जंगलों में। तो कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था इन भेड़ियों को पकड़ना। आखिरकार 7वें भेड़िए को भी मार गिराया गया है। इस वक्त वहां पे क्या स्थिति, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और वन विभाग की क्या तैयारियां चल रही है आगे? निश्चित तौर पे अभिषेक, क्योंकि वन विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और 7वां आदमखोर जो भेड़िया था उसको वन विभाग ने जरूर 7 शूटरों की मदद से उसको गोली मारी है। वन विभाग क्योंकि लगातार कंबाइन कर रहा था, पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहा था, ड्रोन कैमरे उड़ा रहा था और पूरे घाघरा कछार को वन विभाग ने बाकायदा एक युद्ध स्तर की तैयारियों के साथ पूरे घाघरा कछार पे जो है वन विभाग पेट्रोलिंग कर रही थी कि आदमखोरों की तलाश की जाएगी, उनको गोली मारी जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 संदेश दे रखे कि इंसानों को बचाने के लिए जो नरभक्षी आदमखोर भेड़िए हो चुके हैं उनको गोली मार दी जाए। उसी का नतीजा रहा और खबरों का नतीजा रहा, क्योंकि अनादि टीवी लगातार ये आवाज उठाता रहा कि वन विभाग सुस्त है, वन विभाग लाचारी बरत रहा है, अपने काम के प्रति उदासीनता दिखा रहा है। उसी का नतीजा रहा कि वन विभाग की लगातार टीमें पूरे घाघरा के कछार में बनी रही और एक जो है बड़ी सफलता वन विभाग को हाथ लगी। जो 7वां भेड़िया जो आदमखोर हो चुका था उसको भी वन विभाग ने मारा है। अभी भी इस वक्त भी आदमखोर के अन्य आदमखोर जो भेड़िए हैं उनकी तलाश वन विभाग कर रहा है। जो डीएफओ है बहराइच राम सिंह यादव ने बताया कि 12 लोग को मौत के घाट उतारने वाले जो भेड़ियों के जो समूह थे उसके 7वें भेड़ियों को आज वन विभाग के 7 शूटरों ने मारा है। अन्य भेड़ियों की भी तलाश अभी बहराइच में जारी है। अब से कोर्टो विनोद, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि कोशिश तो ये की जाए कि जो वन्य जीव है उन्हें आम लोगों से, आम जो रहवासी इलाके हैं उनसे दूर रखा जाए और जो भेड़िया आदमखोर हो चुके हैं उनको मार गिराया जाए। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि 7 भेड़ियों को मार गिराया गया है। वन विभाग की आगे क्या तैयारी है? क्योंकि जैसा कि कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों ने ये सवाल उठाया था कि वन विभाग को पहले एक्टिव होना चाहिए था, नहीं तो इतनी सारी घटनाएं नहीं होती। तो अब इसको लेकर, ये प्रिवेंशन को लेकर किस तरह से वन विभाग आगे काम करेगा? क्योंकि ना सिर्फ भेड़िए बल्कि अन्य जंगली जानवर भी हमने देखे हैं जो रहवासी इलाके में भी हाल ही में घुस आए थे।
निश्चित तौर पर अभिषेक, क्योंकि ज्यादातर जो वन प्रेमी है, जो वन जीव प्रेमी है, उन्होंने वन विभाग की इस कार्रवाई पे भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि वन विभाग जो जीव है उनको संरक्षित नहीं कर रहा है, उनकी व्यवस्थाएं नहीं कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया और वन विभाग की गोली चलनी शुरू हो गई। 7वां आदमखोर मारा गया, ये मासूम भेड़िया था। ये तो अब इसके मौत के बाद ही वो सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन वन विभाग के पास कोई विशेष ऐसी कोई व्यवस्था वन विभाग करता नजर नहीं आ रहा है। ऐसी कोई योजना वन विभाग के पास नहीं है कि जो जानवर आदमखोर हो गए हैं या जो जानवर हैं उनको इंसानों के प्रति उनसे दूर रखा जाए, इंसानों को दूर रखा जाए, जागरूक किया जाए। क्योंकि घाघरा का कछार का जो इलाका है वहां किसानों ने बड़े पैमाने पर गन्ने की फसल बना रखी है। तो जो वन एक्सपर्ट है, जो जानकार है, उनका साफ तौर से कहना है कि चाहे वो लेपर्ड तेंदुआ हो या भेड़िया हो, ये गन्ने की आड़ लेते हैं। गन्ने की फसल इनके लिए काफी सुरक्षित पनाहगाह होती है, इसलिए गन्ने की फसल में चले आते हैं अपने परिवार के साथ और इसी को अपना ठिकाना बना लेते हैं। और किसान और खेत का जो फासला होता है काफी करीब होता है, वो सीधे तौर पर रात्रि के समय अटैक करते हैं और अपने भूख को मिटाते हैं। तो ऐसे में लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर अगर ये जानवर अगर मार दिए जाएंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि प्राकृतिक की जो ये ईश्वर ने जो ऐसी चीजें बना रखी हो, चाहे इंसान हो या जीव हो, सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है इस पृथ्वी पर। तो ऐसे में लोगों को भी अब जागरूक होने की जरूरत है। लोगों को ये व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी कि समय रहते हुए अपनी फसल को काटे, अपने सुरक्षित ठिकानों पर लोग रात्रि में रुके, बच्चों को रात में खुला न छोड़े, बुजुर्गों को खुला न छोड़े। तो ये सभी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन खास तौर पे वन विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो वन जीव है उनको समय रहते हुए, चाहे वो अलाउंस के जरिए, ढोल नगाड़ों के जरिए या गोला तमाशा के जरिए गोले दागकर उनको वन क्षेत्र में जरूर जो है लौटाने का काम करें, जिससे मानव और वन जीव के बीच जो है संघर्ष है उस पर विराम लग सके। अब से कोर्टो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस जानकारी के लिए। तो देखिए, एक विस्तृत प्लान बनाना होगा और इस पर गहनता से काम करना होगा, क्योंकि ये स्थिति आगे फिर से ना बने, यही कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आगे वन विभाग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है। चलिए बात करेंगे अब्दुल्लागंज की, जहां बेतवा नदी का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। से निकलने वाला अनउपचारित औद्योगिक अपशिष्ट से बेतवा नदी लगातार प्रदूषित हो रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर इसकी जांच और सफाई के लिए 25 नवंबर को अतिरिक्त जिला कलेक्टर रायसेन द्वारा संयुक्त जांच दल का गठन किया गया था, जिसे 10 दिनों के भीतर सर्वे रिपोर्ट करके पेश करनी थी। लेकिन 30 दिसंबर तक ना तो सर्वे पूरा हो सका, ना ही रिपोर्ट सौंपी गई। जानकारी के मुताबिक कई औद्योगिक इकाइयां बिना शोधन के अपशिष्ट बेतवा नदी में बहा रहे हैं। इससे नदी का जल, भूजल स्तर और आसपास की कृषि गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। जांच दल में एसडीएम घोरजगंज, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंडीदीप को शामिल किया गया था, पर बावजूद इसके बेतवा की सफाई और संरक्षण को लेकर अधिकारियों की ढिलाई सामने आ रही है। समय पर कार्रवाई नहीं होने से बेतवा नदी के अस्तित्व पर अब कहीं न कहीं संकट गहराता जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से ये चर्चाएं और ये बातें कई सालों से उठती आ रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। पिछली बार भी आपसे 1-to-1 बात हुई थी, उस टाइम पे
ऐसा बताया गया था कि एसडीएम साहब और नगर पालिका सीएमओ और प्रदूषण विभाग के एक बड़े अधिकारी की टीम गठित हुई है, जिन्होंने एक टीम को गठित किया है वो जो कि 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में एक रिपोर्ट और जांच करके पूरी रिपोर्ट बना के ऊपर कलेक्टर साहब को सबमिट करनी थी। लेकिन ये पूरा दिसंबर चला जा रहा है, अभी तक ना तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई जांच हुई है और ना ही कलेक्टर साहब को उन्होंने कोई रिपोर्ट बना के सौंपी गई है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति, इस पे ऐसा लग रहा है कि कोई काम करना ही नहीं चाह रहा है, कोई सा भी विभाग इस पे काम करने नहीं चाह रहा है, कोई सीरियसता से लेने नहीं चाह रहा है। और पानी इतना प्रदूषण है कि इसमें अभी आप देखोगे आग लगाओगे तो आए दिन 8 दिन में 10 दिन में एक बार आग लगती मतलब पूरा तेजाब दे रहा है, लेकिन इसके बारे में शासन प्रशासन के इस पर कोई रोकथाम नहीं है, ना कोई इस पर ध्यान है। और आप तो चलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जो ये रिपोर्ट लेकर अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी और तब बात हो रही थी कि टाइम से रिपोर्ट सौंपी नहीं, उसको लेकर काम शुरू नहीं हुआ, अब तो डेडलाइन भी खत्म हो गई, उसके बावजूद भी देखिए ना कोई जांच की गई है, ना रिपोर्ट सबमिट की जा रही है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या ये मान लिया जाए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद ही इन फैक्ट्री संचालकों के साथ मिले हुए हैं और अगर ये रिपोर्ट बनाई गई तो उनकी पोल खुलकर सामने आ जाएगी? बिल्कुल अविनाश, मैं आपको बता दूं कि बेतवा को साफ करने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर रायसेन के द्वारा 25 नवंबर को एक आदेश जारी किया गया था और एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसडीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और नगर पालिका मंडीदीप के अधिकारी तीनों को शामिल करके एक संयुक्त जांच दल बना करके और बेतवा की सफाई के लिए कुछ बिंदुओं पर जांच करके और उनको कलेक्टर को वो रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसके आधार पर कलेक्टर ये तय करते कि किस तरह से बेतवा की सफाई में काम किया जाए। लेकिन 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच ये रिपोर्ट उनको देनी थी, लेकिन आज दिनांक तक वह रिपोर्ट वो सबमिट नहीं कर पाए हैं। जहां तक रही बात निरीक्षण की, तो एसडीएम जो है वो कह रहे हैं कि एसआईआर का काम इतना ज्यादा था जिसके कारण कि समय नहीं मिल पाया है और आने वाले समय में जल्द से जल्द हम इसका निरीक्षण कर लेंगे। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अधिकारी हैं इस बात को से नानुकुर करते नजर आए हैं। कई बार उनसे इस संबंध में चर्चा की गई, लेकिन वो समय ना मिलने और एसआईआर का बहाना कर करके अपनी बात से पल्ला झाड़ रहे हैं। और आज दिनांक तक इस बेतवा के संरक्षण, संवर्धन और सफाई के लिए जो रिपोर्ट तैयार करनी थी वह अधिकारियों ने आज दिनांक तक वह रिपोर्ट तैयार नहीं की है, जिसके कारण बेतवा का साफ होना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अधर में लटका हुआ है। अविनाश, पर अमित, ये जो बहाना दिया जा रहा है एसआईआर वाला, ये कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी क्या कर रहा है एसआईआर के मामले में, नगर पालिका अधिकारी क्या कर रहे हैं जो इस जांच समिति के सदस्य हैं, और एसडीएम को तो फाइनल रिपोर्ट मिलती है ना, नीचे का काम तो बीएलओ कर रहे हैं। तो ये तो सरासर बहाना लगता है। जी बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं ये जो है अधिकारियों की उदासीनता है और काम ना करने के बहाने नए नए ढूंढ रहे हैं अधिकारी। 10 दिनों में जब इनको रिपोर्ट सौंपनी थी तो कलेक्टर के आदेश को भी इनने धता बताकर और समय निकाल दिया। और अभी भी जब इस संबंध में जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी और नगर पंचायत सीएमओ से जब बात की जाती है तो उनका ये कहना था कि एसडीएम साहब जब आएंगे तब हम निरीक्षण करेंगे, या सीएमओ साहब कभी छुट्टी पर हैं, कभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी बाहर निरीक्षण पे हैं, या एसआईआर के काम में एसडीएम साहब उलझे हैं। और इन तीनों का समन्वय नहीं बन पाना भी इस काम का ना होने का बड़ा कारण सामने आ रहा है। निश्चित से अमित, आपकी बात से तो ये लगता है कि अधिकारियों को बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं है कि बेतवा नदी का क्या हाल है, क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार नदियों के संरक्षण की बात करती है और तमाम तरह की अन्य बातें, लेकिन हम देख रहे हैं बेतवा को लेकर किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, कोताही बरती जा रही है। अमित, एक और चीज पर जानकारी चाहूंगा, कितनी बड़ी संख्या में मंडीदीप की ऐसी फैक्ट्री है जो सीधे तौर पर अपना दूषित पानी और कचरा इन नदियों में बहा रही है, और इनमें किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जिसके चलते जो केमिकल है बेतवा नदी के पानी को सड़ा रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि मंडीदीप में लगभग 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं और ये औद्योगिक जो क्षेत्र है इसमें छोटी बड़ी सब कंपनियां मिला के 850 से ज्यादा कंपनियां हैं। बेतवा में जो बड़ी प्रमुख कंपनियां हैं जैसे कि जिलेटिन है, या सौरभ मेटल्स है, या आपका इंसुलेटर है, बड़ी बड़ी लुपिन है, वर्धमान के साथ साथ पेप्सी कोक बनाने वाली वरुण बेवरेजेस है, और कई सारी राइस मिल्स भी यहाँ संचालित हो रही है जो अपना पानी जो है बिना शोधन के डायरेक्ट नालों में छोड़ती है और नालों के थ्रू से जाकर बेतवा में मिल जाता है। और ये सारा का सारा पानी जो है बेतवा को प्रदूषण के कगार पर ले आया है और खत्म होने के कगार पर बेतवा इस समय पहुंच गई है। अमित बन रही हमारे साथ। तो अमित की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, पानी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये नाली नहीं है, दरअसल नदी है जिसकी हालत ऐसी हो गई है। मंडीदीप में सैकड़ों ऐसी फैक्ट्री है जिनमें से दूषित पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्ट छोड़ दिया जा रहा है, जिसने इस पूरी पानी को जहर बना दिया। कुछ स्थानीय लोग तो ये भी कहते हैं कि समय समय पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि पानी में आग लग जाती है।
तो चलिए अब आगे बात करेंगे अब्दुल्लागंज के ही एक और मामले की, सड़कों को लेकर। कुछ ही सालों पहले एक सड़क बनी जरूर, लेकिन अब सड़क पर सिर्फ धूल है और गिट्टी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बंटाधार हो रहा है। जो सड़क बनी वो आज ग्रामीणों के लिए अपने आप में मुसीबत बन चुकी है। साल 2021 में लगभग 12 करोड़ की राशि से बनी ये सड़क, जिस पर आज सिर्फ धूल और गिट्टी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। मंडीदीप को जोड़ने वाली करीब 17 किलोमीटर लंबी ये सड़क नानाखेड़ी, नूरगंज, दाहोद, मुंडला और मंडीदीप सहित कुल 2 दर्जन से अधिक गांवों को आपस में जोड़ती है। लेकिन निर्माण के कुछ ही सालों में सड़क जगह जगह से उखड़ चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी ने ना तो समय पर मेंटेनेंस कराया और ना ही गारंटी अवधि में सड़क का उचित निरीक्षण किया। खराब सड़क के कारण वाहन चालकों को जबरदस्त परेशानी हो रही है और आए दिन यह दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों, खासतौर से युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है और वे लगातार इसकी मरम्मत की मांग करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने अब ये चेतावनी भी दे डाली है कि अगर सड़क जल्दी से जल्दी दुरुस्त नहीं किया जाता और निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी तय नहीं करती तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। खराब है। हमारे शिव भाई साहब चौहान जो थे, उन्होंने इसका ठेका लिया था और उन्होंने ये बनाई थी और मूंडले तक तो नगर निगम में वापस डलवा दी। उसकी वजह से और बर्बादा हो गया। ना नगर निगम इसकी रिपेयरिंग करती है और ना ही रोड वाले करते हैं। यही इस पे डबल से कार्य किया जाए, वरना इसमें कभी हादसा बड़ा गुजर सकता है। इस पे जल्दी जल्दी इसकी सुनवाई करी जाए तो जिससे कोई दिक्कत ना आए आने। किसी तरह की परेशानी है इसमें एक्सीडेंट हो सकता है, इससे पुलिये पे धस सकती है, अंदर कोई वाहन आए, बड़ा वाहन आए, धस सकता है, हादसा हो जाएगा। इससे अच्छा उसको समय से पहले इसकी कार्रवाई करवाई जाए और इसको बनवाया जाए। सड़क की क्या स्थिति? सड़क की बहुत बेकार स्थिति है, इसमें गड्ढे हैं बहुत ज्यादा, इसमें बाइक चलाना बड़ा मुश्किल होता है। काम किया जाए ताकि बहुत सारी समस्याएं जो हो रही है वो ना हो। रोड इतने ज्यादा टूट चुका है कि मतलब बिना चश्मा लगाए आप बाइक से मंडी पर नहीं जा सकते हो और गिट्टियां इतनी ज्यादा निकल चुकी है कि बाइकें फिसलती हैं चलने में और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। ये 17 किलोमीटर का रोड बनाया गया था जिसमें सबसे ज्यादा मुंडला से मंडी तक ये टूट चुका है। सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त यही हो रहा है। अमित, रोड की क्या स्थिति है लोग बता ही चुके हैं। 2021 में एक सड़क बनती है जिसका निर्माण किस तरह से हुआ ये तो खैर अपने आप में सवाल है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुआ ये तो साफ दिखाई दे रहा है। ये नगर निगम का क्या मसला है? जाहिर तौर पर एक ठेकेदार को जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसकी मेंटेनेंस भी 5 साल तक या 3 साल तक उसकी निगरानी में रहती है। लोग कह रहे हैं कि नगर निगम को हैंडओवर कर दिया गया, उसके बाद से इस पर काम ही नहीं हो रहा। बिल्कुल विजय, मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क है वो नानाखेड़ी जोड़ से लेकर मंडीदीप तक बनाई गई थी और 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। करीब करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से ये 2021 में सड़क का निर्माण हुआ और बाद में जो है पहले ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत सड़क आती थी। उसके बाद जब नगर पालिका का विस्तार हुआ तो मुंडला गांव से लेकर और मंडीदीप तक की जो सड़क है वो नगर पंचायत को हैंडओवर कर दी गई थी। लेकिन मेंटेनेंस पीरियड में जिस एजेंसी ने इस रोड का निर्माण किया था उसको इसकी मरम्मत करने की जिम्मेदारी थी और उसको मरम्मत करना भी था। इस गांव के कुछ युवा और ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस सड़क को लेकर उनका क्या कहना है और कब से वह प्रयासरत है कि इसकी मरम्मत की जा सके। सर, क्या नाम है आपका? सुनील सिंह मीना। क्या समस्या क्या आ रही है रोड को लेकर? ये रोड को पिछले 3-4 से काफी क्षतिग्रस्त है। इसमें गड्ढे हो रहे हैं रोड पे। मैं इसकी कई बार कंप्लेंट करी सीएम को, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसको आता फोन आने के बाद में फिर ना कोई सुनवाई होती है। उसके बाद हम नगर पालिका अध्यक्ष के पास भी गए, इसको कोई निराकरण नहीं हुआ अभी। इसमें गड्ढे काफी हो गए हैं तो आए दिन हमें समस्या होती है, वाहनों में आने जाने की समस्या हो रही है। इसकी आवागमन में दिक्कत आ रही है? आवागमन में ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसमें लगभग ये मंडीदीप से हमारा ये गाँव लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसमें आगे 10-15 गाँव आते हैं तो काफी इस रोड पे मारामारी होती है, आवक बने हुए, इस कारण रोड में बहुत आने जाने बड़ी समस्या आ रही है। तो देखिए, ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि इस सड़क के कारण आने जाने में, आवागमन में, यातायात में बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं जिस पुलिया पे खड़ा हूं ये पुलिया जो है बनी हुई थी यहाँ पे, इसी सड़क का हिस्सा है और ये पुलिया करीब करीब 6 इंच नीचे चली गई है, जिससे कि लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, वो बार बार गिरकर यहाँ पर घायल होते हैं। कुछ ग्रामीणों ने या सुरक्षा की दृष्टि से पत्थर भी रखे हुए हैं, जिससे कि जो भी यात्री यहाँ से निकल रहे हैं वो कम से कम पत्थर को देख के अगर क्षतिग्रस्त स्थान से ना निकले, जिससे कि उनको दुर्घटनाग्रस्त होकर लगे ना। और ये वही सड़क है जिसमें 12 करोड़ रुपए शासन के लगे हुए हैं, लेकिन
मरम्मत समय पर नहीं होने के कारण ये आज खस्ता हाल हो चुकी है। आप मेरे पीछे देखेंगे ये पूरी रेलिंग जो है टूटी हुई है। यहाँ से लोग बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ग्रामीणों ने लगातार पिछले 4 साल से शिकायतें कर रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन भी कर चुके हैं और सभी लोगों को बता भी चुके हैं, लेकिन अधिकारी ना तो इस ओर ध्यान दे रहे हैं और ना ही जो अमित, है। बड़ी अजीब बात है क्योंकि मंडीदीप का इलाका है, बड़ी संख्या में गांव से लोग काम करने के लिए वहां जाते होंगे। 12 गांव को जोड़ने वाली ये सड़क है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पे बहुत हेवी ट्रैफिक रहता होगा। उसके बावजूद भी क्यों इसे नजरअंदाज किया जा रहा है? ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है वहां के लिए। फिर बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं जो अधिकारी उदासीन रवैया बनाए हुए हैं इस क्षेत्र के लिए, ये बात मैं इस सिर्फ मंडीदीप की एक सड़क की नहीं कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी सड़कें बनी हैं वो बनने के बाद से कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में पड़ी हुई है और अधिकारियों का बिल्कुल पूरा का पूरा उदासीन रवैया है, जिसके कारण ना तो इन सड़कों की समय पे मरम्मत हो रही है और ना ही इन पे जो लोग चल रहे हैं उनकी बात को सुना जा रहा है। यहाँ तक कि लोग सीएम हेल्पलाइन भी कर चुके हैं, अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी शिकायत सुनते हैं और अनसुना करके उसे भूल जाते हैं। वहीं बात करूं अगर मैं यहाँ की जनप्रतिनिधियों की, तो वह विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जनपद पंचायत सदस्य हो या पाद हो या यहाँ के सरपंच हो, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो चुनावी समय पर आते हैं, लोगों से वोट लेते हैं, अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं और इन लोगों की समस्याओं से किसी तरह का सरोकार 5 साल तक नहीं रखते। यहाँ की जनता जो है वो त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ जो है विकास के नाम पर लूटा जा रहा है और इतना भ्रष्टाचार इस जगह में हो चुका है। अभी हमने बात की थी बेतवा के प्रदूषण की, उसमें साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों का कितना उदासीन रवैया है। वैसे ही इस सड़क के विषय में हम जब बात कर रहे हैं तो 12 करोड़ रुपए सरकार ने लगाया। उस 12 करोड़ की सड़क को ना तो मरम्मत की गई, ना उसका मेंटेनेंस समय पे किया गया, जिससे कि वह पूरी सड़क खराब हो गई है और पूरी की पूरी सड़क दोबारा बनाने की स्थिति में पहुंच गई। अभी बहुत बहुत शुक्रिया अमित विस्तृत रिपोर्ट के लिए। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 12 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 12 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनाई तो जरूर हुई, लेकिन उसे उसके हाल पे छोड़ दिया गया। 2021 में ये सड़क बनी थी, उसके बाद किसने पलट कर नहीं देगा, जिसके चलते ये स्थिति बन गई है, जिस पर गौर करने की जरूरत है और अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।